Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 26th of May. So let's start the day. लेकिन आज दिन की शुरुआत करने से पहले करंट अफेयर्स के बेसिकली ये जो मेरे पीछे सितारे हैं बेसिकली इन्होंने यूपीएससी के इस 2022 के एग्जाम में 917वां रैंक लाया है, जिनका नाम सूरज तिवारी है और ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जो है वो इतना बेहतरीन कारनामा करके दिखाया है। देश का सबसे कठिन परीक्षा आपको पता है यूपीएससी, जिसमें से आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं और सिंसियरली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को देखते भी हैं, तो आपने मतलब इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। बेसिकली आप देखेंगे तो ये दिव्यांग हैं, ठीक है, और इनके ट्रेन हादसे में 6 साल पहले गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में दोनों ही पैर जो है वो नहीं था और साथ साथ में एक हाथ जो है वो भी कट गया था और जो दूसरा हाथ था उसमें भी 2 उंगलियां ही महज हैं। लेकिन आप देखोगे तो ये जो दिव्यांगता है, ये दिव्यांगता कहीं ना कहीं जो सूरज है इनके जीवन का जो अंधेरा है उसको मिटा चुका है। और ये दिव्यांग शरीर से हो सकते हैं लेकिन मन से नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखेंगे इस दिव्यांगता के बावजूद भी इन्होंने देश के सबसे कठिन परीक्षा को पहले ही प्रयास में पार करके दिखाया है। तो हम सिर्फ आप सबसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप भी डेडिकेशन के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी पढ़ाई अगर जारी रखते हैं, हमारी वीडियोस को और बाकी अपनी किताबों को रूबरू होते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है एवरेस्ट चढ़ने के बराबर नहीं है, वो एक एग्जाम है और बिल्कुल आप उसको पार कर जाएंगे। बस जुड़े रहिए और साथ साथ में लगातार कोशिश करिए अपने आप को अपग्रेड करते रहने का, हार्डवर्क करते रहना है, उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अगर हम जब भी हार्डवर्क करेंगे ऐसे मोटिवेशनल कहानियां हम हमेशा साझा करने की कोशिश करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि बहुत जल्द आप में से भी किसी का हो जिसमें हम स्टोरी जो है वो शेयर कर सके मोटिवेशन का, कि यस ये हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस एग्जाम को इतने बढ़िया रैंक से पार किया है। सो लेट्स स्टार्ट द डे नाउ और फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं और वंस अगेन सल्यूट करते हैं सर को और बेसिकली आगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में और बेहतर काम करेंगे। चलिए सबसे पहली टॉपिक जो हमारे आज दिन की है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, यानी कि प्रोडक्शन, उसका मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट, इससे जुड़ा एक एक्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जब हैं वो इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं ऑनलाइन और टोबैको शॉप्स पे भी, डिस्पाइट कि उनके ऊपर एक बैन लगा हुआ है। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने इशू किया एक पब्लिक नोटिस कि स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इस एक्ट का, जो कि प्रोहिबिट करता है इनके मैन्युफैक्चर होने का, इनके सेल का और एडवर्टाइजमेंट्स का। यानी कि ऑल्दो कि एक्ट बना हुआ है और एक्ट जो है वो प्रतिबंध लगाता है, लेकिन फिर भी आपको नुक्कड़ों पे भी ये मिल जाएगा। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे गाइडलाइन जो है वो जारी किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो वेपर है वो निकल रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के नाम पे। अमूमन आप देखोगे तो ये वो लोग आपको बताते मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं सिगरेट तो नुकसानदायक है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट नहीं, वो नहीं। अब जब ये धुआं आप देख रहे हैं तो लगभग उसी के मुकाबले ये है। इसकी बात हम कर लेते हैं तो ये फोर्स में आया था 2019 में और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये बैन करता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पे, जिसको लाया गया था ताकि जो यंगर जनरेशन है जिनको ये टॉक्सिक एडिक्शन लग गया था एक अलग प्रकार का कि ना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, तो इस चीज से छुटकारा दिलाया जा सके। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ई सिगरेट जो है वो एक्ट डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हीट करता है एक सब्सटेंस को जिसमें निकोटीन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, और बाकी केमिकल्स जो वेपर बनाते हैं इनहेल करने के लिए। तो पहला बात तो यूपीएससी जब भी सवाल पूछती है वो कहती है कि क्या ये शब्द जो है वो इस एक्ट में डिफाइंड है, तो आपको कहना है बिल्कुल। इसके बाद आप देखोगे तो जो ई सिगरेट्स हैं इसमें अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स, हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स और बाकी ई हुक्का और उससे सिमिलर डिवाइसेस। और इस एक्ट के हिसाब से जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्ट करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, एडवर्टाइजर्स जो हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है, तो इन सभी को इंक्लूडिंग जो कुरियर्स है, सोशल मीडिया, शॉपिंग वेबसाइट्स, इन सभी को बेसिकली जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे या वो बना नहीं सकेंगे या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ट्रांसपोर्ट सेल किसी भी तरीके से वो मतलब नहीं कर पाएंगे। ये एक्ट बेसिकली इसी चीज को डील करता है। इसके साथ साथ जो ओनर्स होंगे तो ये बाउंड होगा कि वो इसका स्टॉक बना करके नहीं रखेंगे, अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखेंगे किसी भी तरीके से। और ये प्रोहिबिट करता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ ई सिगरेट्स। पनिशमेंट की बात कर लेते हैं तो ऑफेंस क्या है प्रोडक्शन का, तो मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और यही सारी बातें। इसमें पनिशमेंट आप अगर देखोगे ऐसा कोई अगर इंसान करता है तो पहला बात तो ये है कि ये कॉग्निजेबल और पनिशेबल ऑफेंस है। तो फर्स्ट टाइम के लिए इंप्रिजनमेंट होगा 1 साल का या फाइन होगा 1 लाख रुपए का या दोनों भी हो सकता है। कॉग्निजेबल का मतलब है कि नॉन बेलेबल होगा और इसके लिए मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि रीजन की जरूरत है, ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एनी सब्सिक्वेंट ऑफेंस की बात कर लेते हैं तो 3 साल का, मतलब अगर एक बार हुआ लेकिन अब बार बार कर रहा है वो, तो 3 साल का और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। प्रोविजंस क्या है, तो कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं किया गया कि वो किसी भी प्लेस को इस्तेमाल करे ई सिगरेट्स को स्टॉक में रखने का, और इससे जुड़ा हुआ अगर होगा तो भी फाइन के प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, फिपिक।
तो इसकी बात हम कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डिलीवर किए हैं अपना ओपनिंग रिमार्क्स 3rd फिपिक समिट में, जो कि पोर्ट मोरेस्बी में हुआ है, पपुआ न्यू गिनिया। ये पोर्ट मोरेस्बी का नाम ध्यान रखिएगा, यूपीएससी कई बार प्लेसेस इन न्यूज के नाम पे सवाल पूछती है, तो पोर्ट मोरेस्बी जो है वो याद रखिएगा पपुआ न्यू गिनिया से जुड़ा हुआ है। और इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है वर्ल्ड अफेयर्स में, आप जाकर के अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट करिएगा, जहां हम ऑस्ट्रेलिया और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उस विजिट पे गए हैं उन चीज़ों को और साथ साथ में जो पैसिफिक में हुए डेवलपमेंट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो आप जाकर के वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट, ये जो समिट है वो को चेयर किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा और उनके काउंटर पार्ट पपुआ न्यू गिनिया, जेम्स मारापे इनका नाम है। अनाउंसमेंट ऑफ अ सीरियस न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स किए गए भारत के द्वारा, क्या क्या कि हेल्थ केयर के फील्ड में, साइबर स्पेस के फील्ड में और साथ साथ में हॉस्पिटल वगैरह बनाना कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ पीजी में, और डायलिसिस यूनिट्स को बनाना, एम्बुलेंसेस की फैसिलिटी, जन औषधि सेंटर्स बनाना ताकि अफोर्डेबल प्राइसेस में दवाइयाँ मिल सके, और इसके अलावा स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके, और वाटर स्कार्सिटी इशू को टैकल किया जा सके, यानी कि हम अलग अलग डिसैलिनाइजेशन यूनिट्स को स्थापित करें। तो सॉफ्ट सिक्योरिटी जो हम हमेशा करते हैं कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, उसी चीज़ की बात यहाँ पे करी जा रही है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार चलाता है, पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया। तो ये भारत ने लॉन्च किया है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, फिपिक, और ये फर्स्ट मीटिंग है ऐसे फोरम का जिसको प्रधानमंत्री ने होस्ट किया था 2014 में। मतलब ये आप देखोगे तो ये तीसरी बार है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2014 में, सेकंड 2015 जयपुर में, और इसके अलावा फॉर्म हुआ था 2014 में। रीजन क्या है, तो कोऑपरेशन बढ़ाना हो भारत का 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ में, उनका नाम यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, पपुआ न्यू गिनिया उनमें से एक है, आप बस ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है वो एंगेज करता है इन कंट्रीज के साथ में जो डेवलप करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ का मतलब है कि जब भी आप मैप देखेंगे जो साउथ की कंट्रीज हैं वो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात यहाँ पे करता है, जिसको ग्लोबल लीडर भी साउथ में मतलब भारत को बनाने की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिपिक ट्रेड ऑफिस जो है वो अनाउंस किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडिया फिक्की के द्वारा बेसिकली, कि वो प्रमोट कर सके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भारत और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच। थर्ड टॉपिक हमारा है दैट इज परख। तो हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो परख को होल्ड कर रही है, परफॉर्मेंस करना, असेसमेंट करना, रिव्यू करना और एनालिसिस करना, नॉलेज का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाया है या नहीं 60 स्कूल बोर्ड्स में। नाउ ये एक नेटवर्क बनाएगा 60 स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड्स का, अलग अलग राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के बीच में एक अम्ब्रेला के तहत। और मेन कंपोनेंट परख का यही है कि नेशनल असेसमेंट सेंटर वगैरह बनाना और एनसीईआरटी के हेल्प से। साथ साथ आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी के तहत ही फंक्शन करता है। और एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म भी है। फिर हम बात कर लेते हैं परख। तो ये भारत का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है जो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है अलग अलग स्कूल के बोर्ड्स में। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि परख वॉज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इट इज। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का ये पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है कि बच्चों की जो शिक्षा हो रही है, तो महाराष्ट्र के बच्चों का शिक्षा किस प्रकार से हो रहा है, केरल में किस प्रकार से, बिहार में किस प्रकार से, हरियाणा में किस प्रकार से, इन सभी पैमानों पे। और परख का मैंडेट यही है कि स्कूल बोर्ड्स को एक साथ लाना और इसके अलावा आप देखोगे तो एक सीमलेस नेटवर्क बनाना स्टूडेंट्स के बीच में। और ये अलग अलग नॉर्म्स भी बनाते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और इनका बेसिकली सर्वे वगैरह से ही जुड़ा हुआ काम है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। चौथा टॉपिक हमारा है INS सिंधु रत्ना। तो ये मेजर अपग्रेड करने की बात कर रही है रशिया में। जब ये पहुंचा, मतलब रशिया आफ्टर मतलब मुंबई वगैरह और 97 डेज, ये सब मोटा मोटा पॉइंट्स आपको वो याद नहीं रखना है। मेन जो है कि ये इंडियन नेवी का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो बेसिकली आपको सिंधु घोष क्लास फ्रॉम रशिया से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। फिर हम बात कर लेते हैं सिंधु घोष सबमरीन्स का। तो ये डिजाइन पार्ट है प्रोजेक्ट 877 का और इसको इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाया गया है जहां भारत और रशिया दोनों मिलकर के साथ काम किए हैं। और इसके साथ साथ ये दिसंबर 1988 में कमीशन किया गया था। बीच में फिर आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार से इसको मतलब टाइम एंड अगेन चेंजेस किए गए हैं। और ये मॉडर्नाइज्ड वेपन के साथ और सेंसर सूट के साथ में भी इक्विप्ड है कि ताकि सिक्योरिटी जो है वो बेहतर ढंग से हो सके। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज RBI's पे आउट टू गवर्नमेंट। तो RBI ने ट्रिपल कर दिया अपना पे आउट जो वो इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं और ये इंक्रीज हुआ है कंटिजेंसी रिस्क बफर से 6% से, मतलब फ्रॉम 5.5, पहले 5.5 था, अभी ये 6% हो चुका है। नाउ RBI का जो सरप्लस ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट को वो रेफर करता है ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इनकम, जो कि मतलब RBI का एक्सपेंडिचर होने के बाद जो उसके पास एक्सेस इनकम बचा है तो RBI ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।
और ये जो ट्रांसफर है ये मैंडेटेड है आरबीआई एक्ट 1934 से। तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि जो ट्रांसफर किया जाता है एक्सेस फंड्स का आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कौन सा एक्ट जो है वो मैनेज करता है, तो ये आरबीआई एक्ट 1934। इसके अलावा आप देखोगे तो ये एनुअली किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रिसेंट सरप्लस ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशंस पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल अगेन हो सकता है कि ये जो मतलब ट्रांसफर किए गए हैं ये किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे है, तो बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशंस पे है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न्स जो अर्न किए जाते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स पे। इसके अलावा आप देखोगे तो किस तरीके से मैनेजमेंट वगैरह किया जाता है, जो बोरोइंग्स इवन होता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का उसके बिहाफ पे। तो आरबीआई का अर्निंग तो इसी प्रकार से है कि जैसा कि आपको पता होगा बोरोइंग्स देना बैंक्स वैसे भी बोरो दे करके ही कमाते हैं, तो अगर वो सेंटर को दे रहे हैं या स्टेट को दे रहे हैं। इसके अलावा अगर वो फॉरेन करेंसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इशू कर रहे हैं रुपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो इसी तरीके से आरबीआई की कमाई होती है। आरबीआई का एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो करेंसी नोट्स को प्रिंट करना, इसके अलावा आप देखोगे तो प्राइमरी डीलर्स जो है उनको डील करना। और रीजंस क्या है, तो रीजंस यही है कि बेसिकली एक्सेस कैपिटल जो है उसको प्रोडक्टिव यूज में ले सके सरकार, और इसके ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स एसेट्स का सही इस्तेमाल कर पाना। इंप्लीकेशंस यही है कि गवर्नमेंट का हेल्प करना रिकैपिटलाइजेशन वगैरह में। नाउ कंटिंजेंसी रिस्क बफर क्या है, तो ये एक रिजर्व है जो मेंटेन किया जाता है आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अगर किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब नहीं बन पाए तो इन केस कि अगर फ्यूचर में कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस होता है तो उसके खिलाफ ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसी के खिलाफ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाया गया है, 6% कर दिया गया फ्रॉम 5.5%। तो बेसिकली ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक्स था, और पूरे टॉपिक में हम जहाँ से भी सवाल बन सकता है हमने कोशिश किया कि आपको वो हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट करके ही दिखा सकें। और साथ साथ में हमने जो नया इनिशिएटिव भी चालू किया कि कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करने का भी काम करेंगे, और साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि ये कंटेंट आपके लिए इतना बेहतरीन हो कि आप एग्जाम में क्लियर कर सके, कि आप खुद एक मोटिवेशन का भी कारण बाकी लोगों के लिए भी रहें। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही कंटेंट डेली मिलता रहे इसके लिए आप मैक्सिमम लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि हम ऐसे कंटेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकें। और बाकी वीडियोस भी चैनल पे है, आप जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।